वालेकुम, आई एम डॉक्टर बाबर अमान। आज हम बात करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है, एट्रियल फिब्रिलेशन की काजेज़ क्या हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइप्स कौन से हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और एट्रियल फिब्रिलेशन की इन्वेस्टिगेशन कैसे कराई जाती है और इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एट्रियल फिब्रिलेशन है क्या? एट्रियल फिब्रिलेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एरिथमिया। एट्रियल फिब्रिलेशन दुनिया में सबसे कॉमन टाइप है एरिथमिया की, जो कि ओल्ड एज में बहुत ज्यादा होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में होता क्या है कि हमारे जो ऊपर वाले हार्ट के जो चेंबर्स है, जिसे एट्रियाज कहा जाता है, इन एट्रियाज से इबनॉर्मल एक कंडक्शन बन जाता है, जिससे इबनॉर्मल फोकाई जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पहले तो ये समझे कि हमारा नॉर्मल कंडक्शन पाथवे क्या होता है। हमारी जो नॉर्मल हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चल रही होती है वो कैसे चल रही होती है। हमारी जो इम्पल्स जनरेट होती है वो होती है एसए नोड से, साइनो-एट्रियल नोड से। साइनो-एट्रियल नोड से इम्पल्स जनरेट होती है, वो फिर दोनों एट्रिया को जाके डीपोलराइज करती है। इंट्रा-आर्टरियल फाइबर्स के थ्रू वो दोनों एट्रिया को डीपोलराइज करती है। एट्रिया से जाते हुए एवी नोड तक इम्पल्स पहुंचती है। एवी नोड मींस एट्रोवेंट्रिकुलर नोड। फिर एट्रोवेंट्रिकुलर से इम्पल्स वो बंडल ऑफ हिस तक जाती है। फिर बंडल ऑफ हिस से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, फिर परकंजी फाइबर, ऐसे पूरी हार्ट डीपोलराइज होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, हमारा नॉर्मल ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होता। जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होता तो ऐसे नोड के अलावा हमारे एट्रियाज में कुछ ऐसे कंडक्शन पाथवे बन जाते हैं जो इम्पल्स जनरेट कर रहे होते हैं, और वो एक पैटर्न में इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही होती। कभी कहाँ से एट्रिया से जनरेट होगी, कहीं कहाँ से एबनॉर्मल फोकाई बन जाते हैं। तो ये है एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इसका जो मैकेनिज्म है वो या तो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी हो जाती है इसमें, या तो एबनॉर्मल मल्टीपल रीएंट्रेंट सर्किट्स बन जाते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में। फिर इसमें होता क्या है कि हमारे जो एट्रियाज हैं वो अफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो क्या होता है, हमारे एट्रियाज में ब्लड क्लॉट होने का खतरा रहता है, यानी खून जमने का खतरा रहता है। एट्रियल फिब्रिलेशन ये कंडीशन खतरनाक इसलिए है कि अगर इसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इसके 15% चांसेस होते हैं कि पेशेंट स्ट्रोक डेवलप करे। एट्रियल फिब्रिलेशन में इलेक्ट्रिकल रीमॉडलिंग होती है, इसलिए ईसीजी में चेंजेस आने लगती हैं। अब एट्रियल फिब्रिलेशन के काजेज की बात करें तो ये डिवाइड होते हैं कार्डिक काजेज में और नॉन कार्डिक काजेज में। अब कार्डिक काजेज जो एट्रियल फिब्रिलेशन के हैं वो फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं वल्वुलर एंड नॉन वल्वुलर में। अब देखते हैं कि वल्वुलर कौन से है। वल्वुलर जैसे नाम से ही जाहिर है, वल्वुलर मींस जब वेल्व की इन्वॉल्वमेंट होगी, लाइक पेशेंट को एमएस माइट्रल स्टीनोसिस हो गया या माइट्रल रिगर्जिटेशन हो गया। अब इसमें होता क्या है कि माइट्रल स्टीनोसिस की वजह से हमारा लेफ्ट साइड का वेल्व है वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो पाता, तो इसलिए हमारा जो ब्लड है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में नहीं आने लगता, तो हमारा लेफ्ट एट्रिया बड़ा होने लगता है। तो जैसे ही बड़ा होगा तो वहां से इबनॉर्मल पाथवेज उसमें बन जाएंगे। एमआर में भी सेम मैकेनिज्म होता है कि लेफ्ट एट्रिया इलाज हो जाता है। अब बात करें नॉन वल्वुलर कार्डिक काजेज की, तो उसमें मोस्ट कॉमन इस्कीमिया आ जाता है। पेशेंट को अगर इस्कीमिया हो जाए या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए या सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो जाए, तो इन कंडीशंस में भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। अब नॉन कार्डिक काजेज की बात करें तो नॉन कार्डिक काजेज में मोस्ट कॉमन जो सिस्टमिक काज है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ओवरऑल एट्रियल फिब्रिलेशन का कॉमन काज है। और दूसरे नंबर पे लंग के काजेज आ जाते हैं, लाइक पेशेंट को सीओपीडी हो गया, एस्थमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, और इसके अलावा एंडोक्राइनोलॉजिकल काजेज हो सकते हैं, लाइक हाइपोथायराइडिज्म हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया। इस कंडीशन में भी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकता है। अब देखेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। यूजुअली एट्रियल फिब्रिलेशन के 4 टाइप्स होते हैं। जो नंबर 1 पे टाइप है उसको बोलते हैं paroxysmal एट्रियल फिब्रिलेशन। जो paroxysmal एट्रियल फिब्रिलेशन है, इसमें होता क्या है कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन सेल्फ टर्मिनेटिंग होता है विदाउट फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। अब इस टाइप में बंदे को सडनली एट्रियल फिब्रिलेशन होता है और कुछ टाइम रहता है, विद इन 7 डेज में ये सेल्फ टर्मिनेट हो जाता है, खुद ही खत्म हो जाता है। और दूसरा टाइप आ जाता है परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इस टाइप में क्या होता है कि बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन होता है, वो चलता है मोर देन 7 डेज। अब ये 7 दिनों से जब ज्यादा चलेगा तो इसमें फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की पेशेंट को जरूरत पड़ती है, तो इसमें जरूरी है कि पेशेंट को दवाइयां दे के ठीक किया जाए। और तीसरा टाइप है लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट। अब जो लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट है, इसमें पेशेंट का एट्रियल फिब्रिलेशन 1 साल तक चल सकता है। उसमें जो परसिस्टेंट था उसमें 7 दिनों से 1 महीने तक एट्रियल फिब्रिलेशन रह सकता है। तो ये परसिस्टेंट ही प्रोग्रेस कर जाता है लॉन्ग स्टैंडिंग परसिस्टेंट में, तो इसमें भी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है। और जो आखिरी टाइप है उसको बोलते हैं परमानेंट। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट को परमानेंट एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है, मतलब अभी वो खत्म नहीं होगा। अब इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि अब इसको
टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ये बस अब परमानेंट हो चुका है। अब इसको कोई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन या इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस परमानेंट हो जाते हैं, तो अब इसको फर्दर रिस्टोर नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा एक और टाइप है एट्रियल फिब्रिलेशन का, जिसे लॉन एएफ कहते हैं। अब लॉन एएफ ये जो होता है ये इडियोपैथिक होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन का कोई काज नहीं होता। अब देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के, यानी अलामात क्या होती हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। जो सबसे प्राइमरी सिम्टम्स होती है वो होती है पल्पिटेशन। पेशेंट प्रेजेंट करता है पल्पिटेशन के डॉक्टर साहब मेरी दिल की धड़कन मुझे महसूस हो रही है, मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को चेस्ट पेन हो सकता है, डेजीनेस हो सकता है, फटीग हो सकते हैं, ये लाइट हेडेडनेस की कंप्लेन से आते हैं ये पेशेंट। और कुछ पेशेंट तो शॉर्ट ऑफ ब्रीथ भी डेवलप करते हैं। अब साइंस की बात करें तो पेशेंट की जो पल्स है वो इरेगुलर होगी, उसका जब हम पल्स डेफिसिट निकालेंगे तो मोर देन 10 होगा। अब ये पल्सस डेफिसिट क्लिनिकल आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होती है कि पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। अब बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की कि पेशेंट का वर्कअप कौन सा कराया जाता है एट्रियल फिब्रिलेशन। जो कॉमन और बेसिक वर्कअप है, सबसे पहले तो ऐसे पेशेंट्स में हम ईसीजी करते हैं। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टूल होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का। उसके बाद हम काज रूल आउट करवाने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, लाइक सीबीसी करवाते हैं, यूसी करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं कि देखते हैं कि अदर देन कार्डिक काज तो नहीं है पेशेंट का। और लंग पैथोलॉजी एक्सक्लूड करने के लिए पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाता है। और जो लास्ट में इन्वेस्टिगेशन है वो इकोकार्डियोग्राफी। अब इकोकार्डियोग्राफी में हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की ट्रीटमेंट क्या होगी। अब बात करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट पे, हाउ टू मैनेज एट्रियल फिब्रिलेशन। अब गाइडलाइंस की बात करें तो गाइडलाइंस कहती है कि अगर न्यू ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन किसी बंदे को हुआ है तो देखेंगे कि पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और अनस्टेबल है। हीमोडायनेमिकली स्टेबल का मतलब है कि पेशेंट की बीपी, ब्लड प्रेशर और पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर और पल्स आ रहा है तो इट्स मीन के पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल। अगर बीपी और पल्स नहीं आ रहा है इट्स मीन के पेशेंट इज हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल। अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उसकी डायरेक्ट कार्डियोवर्जन की जाती है। तो इस पेशेंट्स को नॉन सिंक्रोनाइज्ड 100 जूल्स से स्टार्ट करते हैं और 300 जूल्स तक जा सकते हैं। और अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो तो उसकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है। अगर हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट का कैरोटिन मसाज करके देखेंगे कि पेशेंट कैरोटिन मसाज से रिवर्ट हो रहा है तो ठीक है। अगर पेशेंट कैरोटिन मसाज से नहीं रिवर्ट हो रहा तो उसके बाद पेशेंट को इंजेक्शन डिजॉक्सिन देंगे। अगर वो 3 अटेम्प्ट देंगे, अगर पेशेंट रिवर्ट हुआ तो ठीक है। फिर उसके बाद एमिड्रोन देंगे, फिर एमिड्रोन 200 mg के 3 अटेम्प्ट्स देंगे। अगर उससे भी पेशेंट ठीक हुआ तो एट्रियल फिब्रिलेशन टर्मिनेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देंगे, शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर मिरोल देंगे। फिर 3 अटेम्प्ट्स मिरोल के देंगे, आईवी इंजेक्शन 3 मिरोल देंगे। उससे भी टर्मिनेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कार्डियोवर्ट करेंगे। अब ये तो हो गया कि अक्यूट ऑनसेट एट्रियल फिब्रिलेशन। अगर कोई पेशेंट क्रोनिक एट्रियल फिब्रिलेशन में है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। ऐसे पेशेंट्स में हमें रेट कंट्रोल करना होता है, रिदम कंट्रोल करना होता है और प्रिवेंट करना होता है थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेना। तो अभी ये एक हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल एंड हाउ टू प्रिवेंट थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेना। एक को डिटेल में बताऊंगा। ये अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रीटमेंट प्लान समझाऊंगा कि इसका रेट कैसे कंट्रोल किया जाता है, रिदम कैसे कंट्रोल किया जाता है और थ्रोम्बोएम्बोलिक फेनोमेना कैसे प्रिवेंट किया जाता है। अगर इसी वीडियो में हम करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।